हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू लेक्स एकेडमी। आपका स्वागत है न्यू लेक्स एकेडमी पर। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी जीएस स्टेनोग्राफर को एग्जाम को पर्टिकुलर टारगेट करते हुए ये जीएस की सीरीज। आपके पता है आपकी बहुत ही कम टाइम, बहुत ही कम समय बचा हुआ आपके एग्जाम को आने में, करीब 10 दिन या एक हफ्ता। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की लास्ट हफ्ते की सीरीज इसको स्टार्ट करेंगे। हम पूरे मॉक टेस्ट के थ्रू कवर करना चाहेंगे हमारी आने वाले जो स्टेनोग्राफर के एग्जाम में जो जीएस आपसे पूछी जाएगी, तो ज्यादा क्वेश्चन हो सके कि आपको रिवाइज बार बार करने हैं, तो उसी रिवीजन के लिए हम लोग लेके आ रहे हैं हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो जीएस में आपकी रिवीजन कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं न्यू लक्स एकेडमी चैनल पे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो देखिए जी, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्तूपा इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे बड़ा स्तूपा कौन सा है? तो इसका आंसर बनेगा सी, केसरिया स्तूपा। सबसे बड़ा स्तूपा हमारे इंडिया में देखने को मिलता है, केसरिया स्तूपा में देखने को मिलता है बिहार के अंदर। बिहार में हमें देखने को मिलता है केसरिया स्तूपा। सांची स्तूपा में देखने को मिलता है एमपी में। महाबोधि एक स्तूपा है, वो भी हमें देखने को मिलता है बिहार के अंदर। और शांति स्तूपा में देखने को मिलता है लद्दाख। ये सभी स्तूपा आपको पता होना चाहिए। स्तूपा से आपको याद आनी चाहिए, स्तूपा डिनोट करता है, यानी स्तूपा से हम लोग डिनोट करते थे डेथ ऑफ गौतम बुद्धा, या भगवान बुद्ध की जो डेथ है उनका सिंबल होता था स्तूपा। 5 इवेंट हुई है गौतम बुद्ध जी के भगवान में। इनका बर्थ को हम लोग दिखाते हैं लोटस या फिर बुल से। इनके बाद इन्होंने किया था अपना घर रिनाउंस, अपना घर त्यागना, घर रिनाउंस किया, उसको दिखाते हैं हम लोग हॉर्स से। फिर होता है इनको निर्वाण, यानी ज्ञान की प्राप्ति, निर्वाण प्राप्ति, उसका सिंबल है बोधि ट्री। इनकी डेथ, इसको दर्शाते हैं हम लोग वही स्तूपा से। गौतम बुद्ध के बारे में आपको बताना चाहिए, इनका रियल नाम था सिद्धार्थ। नेपाल लुम्बिनी में इनका बर्थ हुआ था, नेपाल लुम्बिनी। गौतम बुद्ध को बोला जाता है फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। कौन से धर्म के इनको हम लोग जनक मानते हैं? बुद्धिज्म। बुद्धिज्म रिलीजन के फाउंडर माने जाते हैं गौतम बुद्धा। सिद्धार्थ जिनका रियल नाम था। इनकी डेथ को हम लोग दर्शाते हैं स्तूपा से। स्तूपा से आपको बताना चाहिए लार्जेस्ट स्तूपा है केसरिया स्तूपा। एक सारनाथ स्तूपा आपको याद होना चाहिए, सारनाथ यूपी के अंदर है सारनाथ स्तूपा। सारनाथ वो सिटी है जहां पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, फर्स्ट सरमन, पहला सरमन ऑफ गौतम बुद्धा सारनाथ। कौन सी लैंग्वेज में? पाली लैंग्वेज में, इन पाली लैंग्वेज, पाली भाषा में गौतम बुद्धा का पहला सरमन। गौतम बुद्धा को निर्वाण प्राप्ति हुई थी बोधि ट्री के अंदर, बोध गया बोधि ट्री के अंदर, अंडर अ बोधि ट्री, बोध गया बिहार में। इतनी बात आपको याद रखनी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, डैश होस्टेड द सेकंड ओलंपिक गेम्स इन, कहां पर, यानी दूसरे ओलंपिक गेम्स कहां पर हुए हैं। तो आपको ओलंपिक गेम्स के बारे में सब पता होना चाहिए। ओलंपिक गेम्स जो थे वो स्टार्ट हुए थे इन द ईयर 1896। पहले ये फर्स्ट ओलंपिक गेम्स है, फर्स्ट ओलंपिक गेम्स जो कि होते हैं ग्रीस, ग्रीस एथेंस में, ग्रीस एथेंस नाम के शहर में फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हुए थे 1896 में। तो सेकंड ओलंपिक गेम्स हुए हैं इन द ईयर 1900 फ्रांस, फ्रांस के अंदर सेकंड ओलंपिक गेम्स हुए हैं इन द ईयर 1900। सेकंड ओलंपिक गेम्स आपको बताना चाहिए, यहाँ पर हमारे जो एक एंग्लो इंडियन, उनका नाम था नॉर्मन प्रिचर्ड, नॉर्मन प्रिचर्ड। इन्होंने, ये इंडिया की तरफ से गए थे वहां पर, वैसे तो पेरिस घूमने गए थे ये फ्रांस में, पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया ओलंपिक्स के अंदर और इनके आए 2 सिल्वर मेडल्स। ही वॉन 2 सिल्वर मेडल्स।
इंडिया की तरफ से। अभी जो रिसेंटली ओलंपिक गेम्स हुए हैं आपको पता होगा 2024 पेरिस ओलंपिक्स। आज 2024 से पहले ये इकलौते इंडियन माने जाते हैं जिनके पास एक ही ओलंपिक गेम्स में 2 इंडिविजुअल मेडल्स हो। तो 2024 में सेम काम किया मनु भाकर। मनु भाकर शूटिंग गेम से जो बिलोंग करते हैं, मनु भाकर, इनके पास भी एक ही ओलंपिक में 2 मेडल्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं होम रूल लीग। होम रूल लीग जो थी, होम रूल लीग ऑफ एनी बेसेंट, वो सेंट्रलाइज यानी उसके सेंटर कहां बने? एनी बेसेंट के द्वारा चलाई जाने वाली होम रूल लीग के सेंटर बने थे मद्रास। होम रूल लीग के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए। होम रूल होम रूल लीग मूवमेंट है। होम रूल लीग चलाई है एक तो एनी बेसेंट, सेकंड होम रूल लीग के जो जनक माने जाते हैं, फाउंडर माने जाते हैं, उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ही होम रूल लीग मूवमेंट चलाई इन द ईयर 1916। 1916 में 2 होम रूल लीग मूवमेंट चलाई जाती है। बाल गंगाधर जो होम रूल लीग चलाते हैं वो चलाते महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र पुणे इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया, पूना। महाराष्ट्र में पूना हेडक्वार्टर बनाते हैं बाल गंगाधर तिलक। और रेस्ट ऑफ इंडिया यानी इंडिया में बाकी जगह पर हेडक्वार्टर बनाए यानी होम रूल लीग चलाई एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट के एक आयरलैंड से आई हुई लेडी है, इन्होंने होम रूल लीग चलाई बाकी पूरे इंडिया में। यानी जो बड़ा पार्ट होम रूल लीग मूवमेंट का था वो एनी बेसेंट के अंडर था, पर उसके जो हेडक्वार्टर या सेंटर थे वो बनाए इन्होंने मद्रास में। मद्रास में भी कहा अदियार, मद्रास अदियार में अपने सेंटर बनाते हैं एनी बेसेंट। और बाल गंगाधर तिलक सेंटर बनाते हैं पुणे महाराष्ट्र को। ओके, इनकी कुछ आपको मैगजीन पता होनी चाहिए, न्यूज़पेपर पता होनी चाहिए। बाल गंगाधर तिलक की कुछ मैगजीन है, जैसे कि 2 मैगजीन आपको याद रखनी है, मराठा एंड केसरी। जो केसरी है वो मराठी लैंग्वेज में था, एंड जो ये मराठा है ये था इंग्लिश लैंग्वेज। ये 2 मैगजीन आपको याद रखनी है बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपको पता होना चाहिए, इन्होंने एक बुक लिखी है आर्टिक होम टू वेदास और गीता रहस्य। गीता रहस्य, आर्टिक होम टू वेदास, ये दोनों बुक लिखी गई हैं बाय बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के वर्ड्स हैं स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये वर्ड है बाल गंगाधर तिलक। इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट यानी भारत में अशांति का जनक इनको बोला जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ये एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर होते हैं। इंडियन अनरेस्ट, भारत में अशांति का जनक बोला गया। ये किसी अंग्रेज द्वारा ही ऐसी लैंग्वेज यूज करी गई, इसका नाम था वैलेंटाइन शिरोल। वैलेंटाइन शिरोल, वैलेंटाइन शिरोल द्वारा बाल गंगाधर तिलक को बोला गया फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। एनी बेसेंट के आपको 2 न्यूज़पेपर याद रखने हैं, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। ये 2 न्यूज़पेपर एनी बेसेंट। एनी बेसेंट बिलोंग करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी से। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो कि बनी थी इन द ईयर 1875 बाय मैडम ब्लावेस्की एंड कर्नल ओरकोट। कहां पर बनी थी? न्यूयॉर्क के अंदर। ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए, सारी ही बातें इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं इन द फरवरी 2023। ये आपके जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये आपके प्रीवियस ईयर जो 2023 का स्टेनोग्राफर एग्जाम हुआ था वहां से उठाए गए हैं। तो आपको आइडिया क्या लगाना है कि इन क्वेश्चन को देख के आपको जो आने वाला आपका एग्जाम उसको टारगेट करके देखना है कि हमें क्या क्या पढ़ के जाना है और क्या नहीं पढ़ना। तो आपको करंट में सभी जो न्यू अपॉइंटमेंट हुई है वो आपको याद रखनी है। नीति आयोग के उस टाइम पर जो सीईओ थे उनका नाम था BVR सुब्रमण्यम, अभी भी यही सीईओ चल रहे हैं। पर आपको करंट अफेयर्स ध्यान रखने हैं कि न्यू अपॉइंटमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी हुई है। BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग, नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग ने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया नीति आयोग कौन सी तारीख को? 1 जनवरी 2015। 2014 को प्लानिंग कमीशन को शट डाउन कर दिया गया क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो, आप सबको पता है। प्लानिंग कमीशन बना था 15 मार्च 1950 को। प्लानिंग कमीशन का काम होता था हर साल 5 ईयर प्लान्स लेके आना। 5 ईयर प्लान्स को लेके आने का काम था प्लानिंग कमीशन का। इसको रिप्लेस किया गया नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को।
सीईओ आपको याद रखने हैं। करंट अफेयर से जो भी अपॉइंटमेंट है वो आप लोग पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं रंगास्वामी कप इज एसोसिएटेड विद। रंगास्वामी कप हमारा एसोसिएटेड है हॉकी से। स्पोर्ट्स का आपको देख के जाना है। स्पोर्ट्स से आपके लास्ट ईयर बहुत ही क्वेश्चन बने हुए हैं, तो स्पोर्ट्स की जितनी भी टर्म्स है, कौन सी ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट्स है, ये सभी आपको देख के जानी है। रंगास्वामी कप एसोसिएट करता है हॉकी से। हॉकी से आपको एक और याद रखना है आगा खान कप। आगा खान कप भी हमारा देखने को मिलता है हॉकी में। फुटबॉल से आपको याद रखना है डूरेंट कप, डूरेंट कप, संतोष ट्रॉफी, ये सभी याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है रावी, चेनाब, झेलम आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। रावी, चेनाब एंड झेलम किसके सहायक नदियां हैं, किसकी सहायक नदियां हैं। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है कोई मेन रिवर है, उसको अगर कोई वाटर में हेल्प करती है, सहायता करे, तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रिब्यूटरी, सहायक रिवर। तो ये तीनों ही सहायक नदियां हैं हमारी बहुत ही फेमस रिवर इंडस रिवर की। इंडस की आपको 5 ट्रिब्यूटरीज और पूरी याद रखनी है, और इनका सीक्वेंस भी याद रखना है। सबसे नॉर्थ में देखने को मिलती है झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, और लास्ट में सतलुज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज सबसे नॉर्थ में ये है। फिर सबसे साउथ में देखने को मिलेगी हमारी सतलुज रिवर। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये हमारी ट्रिब्यूटरी है, देखने को मिलती है इंडस रिवर की। इंडस रिवर का आपको ओरिजिन याद रखना है। इसका ओरिजिन का नाम है बोखरचू ग्लेशियर। बोखरचू, बोखरचू ग्लेशियर जो कि तिब्बत में देखने को मिलता है, नियर मानसरोवर लेक, नियर मानसरोवर लेक तिब्बत में देखने को मिलता है। बोखरचू ग्लेशियर वहां से निकलती है, यानी कि इसको वहां पर बोलते हैं सिंगी खम्बन। सिंगी खम्बन का मतलब है लायंस माउथ। पूछा जाए लायंस माउथ से कौन सी रिवर निकलती है, तो आप लोग आंसर करना इंडस, बोखरचू ग्लेशियर। उसके बाद ये एंटर होती है इंडिया में, फिर चली जाती है ये पाकिस्तान में, और बाद में इसका ड्रेनेज होता है अरेबियन सी, यानी यहाँ पर इंडिया है, यहाँ कहीं से निकलती है और इसका ड्रेनेज होता है अरेबियन सी में। इस तरफ देखने को मिलता है हमें बे ऑफ बंगाल। तो जो भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो सारी ड्रेन होती है अरेबियन सी। आपसे पूछा जाए इंडस कैसी रिवर है, तो आप लोग आंसर करेंगे ये एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है इंडस रिवर की, तो आंसर करना आपको चेनाब। चेनाब सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। रिवर से क्वेश्चन आपको कंफर्म बन सकता है, तो रिवर सिस्टम आपको पूरा अच्छे से कवर करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। फायर अल्टर्स वर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ हड़प्पा सिटी। हड़प्पा सिविलाइजेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एग्जाम में आ ही जाते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करें हम लोग, हड़प्पा सिटी की बात करें, तो इसको हम लोग इंडस वैली, यही वही है इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु नदी के पास जो सिविलाइजेशन पाए देखने को मिली, इसका टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए 2500 BC से लेकर 1750 BC। सबसे पहला शहर ढूंढा गया, उसका नाम था हड़प्पा इन द ईयर 1921, किसके द्वारा, बाय दयाराम साहनी, दयाराम साहनी के द्वारा। दूसरा शहर ढूंढा गया मोहनजोदारो। मोहनजोदारो जो ढूंढा जाता है वो ढूंढा जाता है कहां पर, 1922 में सिंध में, किसके द्वारा, बाय रखल दास बनर्जी, RD बनर्जी के द्वारा। रखल दास बनर्जी याद रखना है। ये जो हड़प्पा ढूंढा गया है कौन सी नदी किनारे ढूंढा गया था, रावी नदी के किनारे। जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे है। रावी अभी हमने देखा कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी थी, रावी है इंडस की ट्रिब्यूटरी, और इसी किनारे देखने को मिलता है हड़प्पा। मोहनजोदारो देखने को मिलता है हमें इंडस रिवर के किनारे, नियर इंडस रिवर। बहुत सारे सिटीज हमें देखने को मिले। तो आपसे पूछा जा रहा है फायर अल्टर्स, फायर अल्टर होते हैं हवन कुंड, ये देखने को मिलते हैं हमें कालीबंगन और लोथल में। इसका आंसर बनेगा कालीबंगन एंड लोथल। कालीबंगन और लोथल में हमें देखने को मिले फायर अल्टर्स, हवन कुंड। लोथल से आपको याद रखना है, लोथल एक पोर्ट सिटी है, लोथल एक पोर्ट सिटी है यानी बंदरगाह शहर है। या फिर डॉकयार्ड आपसे पूछा जाए, डॉकयार्ड पूछा जाए आपसे, तो आंसर करना है लोथल के बारे में। कालीबंगन में हमें देखने को मिलते हैं जुते हुए खेत, जिसको हम प्लॉट फील्ड बोलते हैं, प्लॉटेड फील्ड हमें देखने को मिलते हैं। कालीबंगन में बेंगल्स देखने को मिली, पक्की काली चूड़ियां देखने को मिली, इसलिए इसका नाम भी पड़ा कालीबंगन। ये सभी बातें आपको याद रखनी है। धौलावीरा में आपको याद रखना है, यहाँ से ग्रेट
वाटर रिजर्वायर देखने को मिला, ग्रेट वाटर रिजर्वायर देखने को मिला, जहां पर ये पूरे वाटर को कंजर्व करके रखते हैं, बचा के रखते हैं, पानी का वेस्टेज नहीं करते थे ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं व्हाट इज द मलयालम न्यू ईयर कोल्ड इन केरला, यानी केरला के अंदर न्यू ईयर फेस्टिवल इनमें से कौन सा है? केरला का न्यू ईयर फेस्टिवल इसको बोलते हैं हम लोग विशु के नाम से, विशु। आंसर बनेगा विशु। पोंगल आपको पता होना चाहिए, पोंगल भी न्यू ईयर है और ये बनाया जाता है तमिलनाडु में। उगादी फेस्टिवल मनाया जाता है आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना, पहले वही एक ही पार्ट है। नुआखाई, नुआखाई फेस्टिवल मनाया जाता है उड़ीसा के अंदर, नुआखाई मनाया जाता है उड़ीसा में। फेस्टिवल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपका स्टैटिक जीके का, तो सभी फेस्टिवल पे आप लोग एक बार पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। हरित क्रांति के जनक किनको बोला जाता है पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक बोले जाते हैं, इनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। ये क्वेश्चन आपसे दो तरीके से बन सकता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड, या फिर आपसे पूछा सकता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। अगर ये क्वेश्चन बने फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया, भारत के अंदर कौन है, तो आप लोग आंसर करेंगे एम एस स्वामीनाथन। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है एम एस स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, इंडिया के अंदर। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो हम लोग, ये ग्रीन रेवोल्यूशन लाई गई थी फॉर क्रॉप्स के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, फूड ग्रेन्स की जो प्रोडक्शन है, क्रॉप्स की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमारे देश में लाई गई थी 1960s के टाइम पर, 1960-60s के टाइम पर ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में लाई गई, ताकि फूड की जो प्रोडक्शन है वो अच्छी हो जाए। हमने बाहर से दूसरे कंट्री से जो सीड्स है वो एक्सपोर्ट करे, हमने मंगाए व्हीट के सीड और राइस के सीड। राइस के जो सीड थे वो मंगाए गए थे फिलीपींस से, और व्हीट के जो सीड थे मंगाए गए थे मैक्सिको से, मैक्सिको और फिलीपींस से मंगाए गए थे। और एक टाइप की वैरायटी मंगाई गई थी व्हीट की, वो है PL480। PL480 टाइप की व्हीट की जो वैरायटी है वो मंगाई गई थी, इनको बोलते हैं हम लोग HYV सीड्स, HYV सीड्स। 2022 में यही क्वेश्चन बना था स्टेनो के एग्जाम में, HYV का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका मतलब है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, हाई यील्डिंग, हाई उपजाऊता वाले सीड्स हैं, अधिक उपजाऊता वाले सीड्स हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जिससे प्रोडक्शन अच्छी हो गई थी हमारे देश में। ये है ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। नॉर्मन बोरलॉग आपको याद रखना है और एम एस स्वामीनाथन याद रखना है। एक और बात आपको पता होना चाहिए, जो ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड है, ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड है ये दिया गया है बाय विलियम गोर्ड। विलियम गोर्ड ने ये वर्ड दिया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। फादर बोले जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग और इंडिया के अंदर एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं विच स्पोर्ट्स इज द ओवल स्टेडियम, कौन से स्पोर्ट्स है ओवल स्टेडियम जो है वो कनेक्ट करता है। ओवल स्टेडियम हमें देखने को मिलता है इंग्लैंड के अंदर, और ये कनेक्ट करता है क्रिकेट से। क्रिकेट खेला जाता है ओवल स्टेडियम, जो कि इंग्लैंड में देखने को मिलता है। बहुत ही मशहूर स्टेडियम है इंग्लैंड का, मतलब क्रिकेट में बहुत ही मशहूर स्टेडियम हमें देखने को मिलता है। क्रिकेट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है, फर्स्ट मेंस वर्ल्ड कप वो खेला गया था, वर्ल्ड कप खेला गया 1975। पहला वुमेन्स वर्ल्ड कप खेला गया, वुमेन्स वर्ल्ड कप खेला गया 1973, 2 साल पहले वुमेन्स का पहले हो गया था। मेंस वर्ल्ड कप हुआ 1975। ओके, क्रिकेट से कुछ टर्म आपको याद रखनी है, जैसे कि फॉलो ऑन टर्म याद रखनी है। एक न्यू टर्म अभी रिसेंटली सीजीएल एग्जाम में पूछी गई, उसका नाम था एग्रीकल्चर शॉट, एग्रीकल्चर शॉट, ये भूलना मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर शॉट आपसे पूछा जाए कौन सा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, उसमें ऑप्शन में टेनिस भी दिया गया था, तो टेनिस उसका आंसर नहीं बनेगा, क्रिकेट आंसर बनेगा। एग्रीकल्चर शॉट, फॉलो ऑन, LBW, ये सभी सिली पॉइंट, ये सारे कनेक्ट करते हैं क्रिकेट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं ममलुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बिलोंग टू विच डायनेस्टी। ममलुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कौन सी डायनेस्टी के साथ बिलोंग करता है, तो ये ममलुक वंश के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ये है स्लेव वंश, गुलाम वंश का एक और नाम था जिसको बोलते हैं हम लोग ममलुक वंश, या फिर इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं इलबरी ट्राइब, यानी इलबरी डायनेस्टी बोल देते हैं हम लोग, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश को। दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना रखी थी, दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको पता होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है 1206 से लेकर 1526। दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 वंश आए, 5 डायनेस्टीज आई। सबसे पहला वंश था स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी,
फिर तुगलक डायनेस्टी, उसके बाद सैयद, और लास्ट में लोधी वंश, लोधी डायनेस्टी। ये 5 डायनेस्टीज आई। तो सबसे पहली डायनेस्टी वही है गुलाम वंश, जिसको हम लोग ममलूक वंश बोल देते हैं। तो ये आंसर बनेगा इसका स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी की बात करें तो इसके फाउंडर है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने स्टार्ट करी दिल्ली सल्तनत 1206 में। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो एक स्लेव है मोहम्मद गौरी का, मोहम्मद गौरी का स्लेव जिसको बोलते हैं हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए उसने अपनी डायनेस्टी का नाम भी रखा गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। इनके बारे में आपको याद सब पता होना चाहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो डेथ है वो हो गई थी 1210 में। कैसे हो गई थी? बाय वाइल प्लेइंग चौगान, यानी पोलो खेलते हुए इनकी डेथ हो गई थी। घोड़े से गिर गए थे और इनकी डेथ हो गई थी 1210। इनकी टॉम देखने को मिलती है लाहौर। खिलजी आपको सबका टाइम पीरियड आपको बताना चाहिए। स्लेव डायनेस्टी टाइम पीरियड चलता है 1206 से लेकर 1290 तक। 1290 में आ गई खिलजी डायनेस्टी, 1290 से लेकर 1320 तक चली खिलजी वंश। तुगलक वंश की बात करें तो हम लोग चलता है ये 1320 से लेकर 1414। लोधी वंश की बात करें 1451 से लेकर 1526। इसके बीच एक और डायनेस्टी आई थी जिसका नाम था सैयद वंश, 51, वो आई थी 1414 से लेकर 51 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया। सबसे बड़ी नदी कौन सी है पेनिसुलर इंडिया की? पेनिसुलर इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए। पेनिसुलर वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब है जो तीन साइड से वाटर बॉडी से कनेक्ट हो। इसको मान लो हमारा इंडिया है, जो हमारे साउथ इंडिया है, ये 3 साइड से वाटर बॉडी से कनेक्ट है। इधर देखने को मिलता है अरेबियन सी, इधर देखने को मिलता है बे ऑफ बंगाल, नीचे देखने को मिलता है हमें इंडियन ओशियन। तो 3 साइड से पानी से घिरा उसको बोलते हैं हम लोग पेनिसुलर इंडिया, यानी हमारे साउथ इंडिया को हम लोग पेनिसुलर इंडिया के नाम से जानते हैं। तो ये पूछा जा रहा है हमारे साउथ इंडिया की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर बनेगा गोदावरी। गोदावरी हमारे पेनिसुलर इंडिया यानी साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लेंथ करीब है 1465 किलोमीटर। इसका ओरिजिन आपको देखने को मिलता है त्रिम्बकेश्वर, त्रिम्बकेश्वर प्लेटू, त्रिम्बकेश्वर पठार महाराष्ट्र में। नासिक से निकलते हैं, नासिक के पास कौन सी सिटी है इसके पास देखने को मिलती है? नासिक। नासिक बसा हुआ गोदावरी नदी के किनारे। त्रिम्बकेश्वर प्लेटू महाराष्ट्र से निकलने वाली रिवर का नाम है। यहाँ कहीं से निकलती है महाराष्ट्र से, ऐसे फ्लो होकर यहाँ पर गिर जाती है। इसका जो ड्रेनेज है वो देखने को मिलता है बे ऑफ बंगाल में। तो ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, पूर्व में बहने वाली नदी है गोदावरी। इसके आपको कुछ ट्रिब्यूटरी याद रखनी है, पेन गंगा, वेन गंगा, वर्धा, प्राण हिता, मंजीरा, इंद्रावती, ये सभी ट्रिब्यूटरीज है, ये सहायक नदियां हैं गोदावरी रिवर की। गोदावरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर। कृष्णा की बात करें तो कृष्णा की लेंथ करीब है 1400 किलोमीटर के आसपास, और इसकी उद्गम स्थल देखने को मिलता है हमें महाबलेश्वर, महाबलेश्वर प्लेटू। ये भी महाराष्ट्र से निकलने वाली रिवर है। तापी की बात करें तो ये देखने को मिलती है हमें बेतुर प्लेटू से। बेतुर प्लेटू मध्य प्रदेश से निकलने वाली रिवर है, तापी रिवर। तुंगभद्रा की बात करें तो तुंगभद्रा सहायक नदी है कृष्णा की। तुंगभद्रा ट्रिब्यूटरी हमें देखने को मिलती है कृष्णा रिवर की। तुंगभद्रा नदी से आपको याद आना चाहिए विजयनगर एम्पायर, जो विजयनगर एम्पायर की कैपिटल थी उसका नाम था हम्पी, और ये हम्पी बसी हुई थी तुंगभद्रा नदी के किनारे। विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर की बात करें तो 1336 में बना था बाय 2 भाइयों के द्वारा, हरिहर एंड बुक्का। ओके, आज की क्लास में हम लोग इतना रखते हैं। इतनी रिवीजन आप लोग इस क्लास से देखिए। इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे आने वाले आपके एग्जाम तक ही, तो जुड़े रहें न्यू लक्ष्य एकेडमी के साथ। ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर सकते हो आप लोग हमारे चैनल न्यू लक्ष्य एकेडमी को। तो थैंक यू एवरीवन।